हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी धुआंधार तैयार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है या पूछने की संभावना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि क्लास 10th वाले विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। यह साइंस के अंतर्गत भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो आपके सामने पहला ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। ये चार ऑप्शन में किस ऑप्शन के द्वारा लेंस नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोग जानते हैं कि मिट्टी के द्वारा लेंस नहीं बनाया जा सकता है, मिट्टी के द्वारा लेंस नहीं बना सकते हैं। इसी कारण से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। कितना है? 1 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताए हैं, P बराबर 1/f। क्या बताए हैं? P बराबर 1/f। P जहां पर क्या है, तो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता है। F क्या है? लेंस की फोकस दूरी है। ठीक, तो हम लोग ये भी बात जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लीजिएगा। चलिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं सॉल्व। तो कह रहा है उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और 1 डायोप्टर है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/P हो जाएगा। तो 1/1 है, तो अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक में होने के कारण यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 3 नियम है कि 4 नियम है कि 2 नियम है कि 1 नियम है, ये बताना है आपको। तो आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, साथ ही साथ प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। इसलिए पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, निर्गत किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है साइन आई बाई साइन आर। क्या कहता है? साइन आई बटे के साइन आर, जिसे कि हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम है, इससे यह स्पष्ट हो गया। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो यह भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब प्रथम चैप्टर हम स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए तो हम बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के भी कुल 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के भी कुल 2 नियम है। जिस प्रकार हमने प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम जाना, उसी प्रकार प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम। अब प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम कौन कौन है ये जानते हैं। तो कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु से खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद दूसरा नियम कहता है
कि एंगल आई जो रहता है एंगल आर के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी प्रकाश के परावर्तन के कुल 2 नियम हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो देखिए किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है वो स्नेल के नियम के ऊपर डिपेंड करता है, और स्नेल का नियम में अपवर्तनांक को हम लोग यहाँ पर जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसे हम लोग म्यू के द्वारा सूचित करते हैं, और म्यू बराबर होता है साइन आई के साइन आर होता है, साइन आर होता है, साइन आई बटे साइन आर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस दिखने में किस प्रकार लगता है। तो देखिए उत्तल लेंस जो रहता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार का उत्तल लेंस होता है। तो इस फिगर को आप देखने के बाद ये अनुभव करते हैं कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा बीच में मोटाई जो होती है अधिक होती है। इसी कारण से आप लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि ऑप्शन नंबर सही सी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर जो रहता है वो क्या होता है, तो सोलर कुकर जो रहता है वो अनंत से ये आपके अपवर्तन दर्पण जो रहते हैं, अपवर्तन दर्पण का एक नियम का परावर्तन के नियम का पालन करता है। परावर्तन के नियम का पालन करता है, कौन सा नियम है, तो अनंत से चली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसी कारण से सूर्य की प्रकाश जब अनंत से आती है तो वो फोकस से जब होके गुजरती है, वो जब फोकस से होके गुजरती है तो फोकस पे ही सोलर कुकर को लगा दिया जाता है, जिससे कि खाना बन पाता है, जिससे कि खाना बनता है। इसी कारण से सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कैसी होती है। तो कैसी होती है, तो देखिए एक पानी में डूबा हुआ उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी हवा की अपेक्षा पूछ रहा है, अपेक्षा कह रहा है मतलब ये म्यू की चर्चा हो रही है, यानी म्यू की चर्चा हो रही है। तो म्यू की जब चर्चा होगी तो उसके सापेक्ष कहता है, तो जब सापेक्ष कहता है तो कम होती है, क्या होता है, कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, हवा की अपेक्षा कम होगा, क्योंकि प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती है और पानी में कम होती है। इसी कारण से हवा की अपेक्षा पानी का में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, तो प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसी शब्दकोश, शब्दकोश हम लोग डिक्शनरी को कहते हैं, डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे। तो आप लोग ये जानते हैं कि जब हमें छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो वहां पर हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी कारण से कम फोकस दूरी किसका है, तो कम फोकस दूरी जो है, कम फोकस दूरी यहाँ पर उत्तल लेंस की मात्र 2 है। वो कौन कौन है, तो मात्र 50 है और 5 है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस 2 गो है, उत्तल लेंस 2 गो है, तो कम फोकस दूरी दोनों में से 5 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे शब्दकोश को पढ़ते समय। शब्दकोश को पढ़ते समय हम लोग कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है,
तो प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ। दंत विशेषज्ञ हम लोग किसको कहते हैं? तो दांत के जो डॉक्टर रहते हैं उसे हम लोग दंत विशेषज्ञ कहते हैं। तो दांत का जो डॉक्टर रहता है किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो कोई पेशेंट उसके पास जाता है जिसके दांतों में कीड़ा लग जाता है, तो वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है मरीजों के उपचार के लिए? तो वो जो दर्पण का उपयोग करेगा उसका नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। वही हम लोग समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा था, कौन सा दर्पण मरीजों के दांतों को देखने के लिए किया जाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दे दिया था। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस जो रहता है वो अवतल लेंस को कहते हैं। अपसारी लेंस, लेंस जब लगा रहे अपसारी में तो वो अवतल रहेगा। वो कौन सा लेंस रहेगा? अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, और अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस। तो अपसारी लेंस कह रहा है यानी अवतल लेंस हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाना है। तो किसी कोई प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम लोग एक प्रतिबिंब को प्राप्त करना है पर्दे पे, तो हम लोग दर्पण की फोकस दूरी के निर्धारण के लिए प्रयोगकर्ता जो है को मापने की जरूरत किस चीज की है? तो प्रयोगकर्ता यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो क्या चीज का उपयोग करेगा? तो सबसे पहले वो पर्दे और दर्पण के बीच की दूरी को नापेगा, साथ ही साथ वह दर्पण और प्रतिबिंब की बीच की दूरी को नापेगा। यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। जो प्रयोग करता है वो पर्दे और दर्पण की बीच की दूरी को नापेगा, साथ ही साथ प्रतिबिंब और दर्पण की दूरी को भी नापेगा। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जो है उसके वृत्ताकार पृष्ठ है। ये क्या है? वृत्ताकार पृष्ठ है। तो इसके सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी चर्चा कर रहा है तो इसे हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? देखिए उत्तल दर्पण हम पहले ही बताएं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। उसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है यानी उसका आर का मान दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर प्लस में है। तो कह रहा है इसका फोकस दूरी निकालने के लिए। तो आप लोग जानते हैं एफ बराबर आर बटे के 2 होता है, यानी 32 बटा के 2 करेंगे तो क्या होगा? 16 आ जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर, और यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ।
प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेकिन लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन लेंस की आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, इसलिए वो मात्रक विहीन होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 17 कह रहा है टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, कोई भी टॉर्च है या वाहन है यानी गाड़ी है, उसके अग्रदीप, उसके हेडलाइट जो है में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो कोई भी टॉर्च या गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण का प्रयोग अभी तक 3 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न सोलर कुकर से संबंधित था, दूसरा प्रश्न दांत के डॉक्टर से संबंधित था और तीसरा गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। तो यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, साइड मिरर क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं ये एक वैन है, ये क्या है? एक गाड़ी है। तो गाड़ी के जहाँ ड्राइविंग सीट रहता है उसके दोनों तरफ एक मिरर लगा रहता है, दोनों तरफ गाड़ी के दोनों तरफ एक दर्पण लगा हुआ रहता है जो कि पीछे देखने के काम में आता है। तो उस दर्पण में कौन सा दर्पण लगा रहता है? वो गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा रहता है, साइड मिरर में लिखा रहता है उसमें ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन एपियर, ऑब्जेक्ट इज क्लोजर देन एपियर, यानी वो उत्तल दर्पण का होने का वो संकेत दे रहा है। यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? लेंस जो रहता है, लेंस में कितना फोकस होता है? देखिए, ये एक लेंस ले लेते हैं, लेंस ले लिए और इसमें 2 फोकस होते हैं, एक तो F1 होता है, एक F2 होता है। यानी इससे यह हमें पता चल गया कि लेंस में कुल 2 फोकस होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। हम पहले ही बताए हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कि हम लोग डी के द्वारा सूचित करते हैं, और एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही वही जब हम कह लें कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। इसलिए ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, बेसिक स्टार्ट होता है तो यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रकाश गमन करता है। तो आप लोगों को ये मालूम होगा प्रकाश जो रहता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, जिसे कि हम लोग किरण कहते हैं, जिसे कि हम लोग किरण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम लोग रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं। तो प्रकाश की जो किरण रहती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, और उसकी चाल क्या होती है? 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और कभी कभी पूछ देता है कि 3 गुने 10 पे पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। या फिर ऐसे भी लिखता है 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की चाल 3 गुने 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, या फिर 3 गुने 10 पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड होता है। वही प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है। क्या रखा गया है? तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को रखा गया है, जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखिए, उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और धनात्मक चिन्ह हमेशा काल्पनिक होने का प्रतीत होता है। क्या होता है? काल्पनिक होने का प्रतीत होता है, काल्पनिक और सीधा होने का प्रतीत होता है। यानी इससे यह प्रतीत होता है या स्पष्ट होता है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। कह रहा है प्रश्न संख्या 23 में कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र, जिसे कि आप लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, तो दर्पण सूत्र होता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जहां f फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब दूरी होती है, और u क्या होता है? वस्तु दूरी होता है। f फोकस दूरी, u प्रतिबिंब दूरी, और u वस्तु दूरी, और v प्रतिबिंब की दूरी होती है। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की तरफ। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए, वहां पर हम बताए थे अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो वहां पर बताए थे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि अभिसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं। तो वहां पर भी हम लोग क्लियर कर दिए थे कि अपसारी लेंस हम लोग अवतल दर्पण को कहते हैं, और अभिसारी लेंस हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त हो रहा है। कोई भी दर्पण है तो दर्पण के सामने सीधा प्रतीत हो रहा है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब है तो वो दर्पण होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता या तो उत्तल दर्पण में होगा। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाएगा, साथ ही साथ काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण भी बनाता है। यदि समतल दर्पण में ऑप्शन में ना रहे, यदि समतल दर्पण या तो समतल या तो उत्तल ऑप्शन में ना रहे, तो आप लोग उत्तल दर्पण आप लोग वहां पर टिक करके आइएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता जो रहती है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने की क्षमता समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होता है, इसी कारण से वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 26 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके बाद कांच में होती है, इसके बाद पानी में होती है, इसके बाद लोहा या इस्पात में होता है। तो यानी इससे यह स्पष्ट हो गया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो लोहा में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा हो। उल्टा प्राप्त करना है, उल्टा प्राप्त करने का मतलब है वो वस्तु जो होगा धनात्मक प्रतिबिंब बनेगा, और ऋणात्मक प्रतिबिंब बनाएगा, और ऋणात्मक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और साथ ही साथ कह रहा है यहाँ पे वास्तविक और समान आकार का बने। तो समान आकार का जब हम बताए थे अवतल दर्पण में बना रहे थे इमेज, तो तीसरा नंबर कंडीशन होगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सेंटर ऑफ कार्वेचर पे जब हम प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, उत्तल दर्पण की चर्चा कर रहा है। कौन से दर्पण की चर्चा कर रहा है? तो उत्तल दर्पण की चर्चा कर रहा है। तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब
हमेशा और हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा और छोटा बनेगा। इसलिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो रहता है वो सीधा और छोटा बनता है। आप लोग इसलिए गाड़ी का साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण, क्योंकि वो वस्तु को सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं अपने दर्पण में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है? तो फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो देखिए, फोकस दूरी गोलीय दर्पण की +20 सेंटीमीटर है, प्लस में है तो फोकस दूरी धनात्मक होने का मतलब वह गोलीय दर्पण उत्तल गोलीय दर्पण है। कैसा गोलीय दर्पण है? उत्तल गोलीय दर्पण है। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30, अंतिम प्रश्न। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही तालाब का जल कम गहरा प्रतीत होता है। बाल्टी में रखी पानी कम प्रतीत होता है, या फिर बाल्टी में रखा गया सिक्का जो कि पानी से भरा हुआ है वो भी ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सभी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ऑब्जेक्टिव सेशन कैसा रहा, आपने कितने मार्क्स गेन किए, कितना मार्क्स आया, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए आज के सेशन करते हैं कंप्लीट। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।